गाइस, आज तो यार लास्ट डे है, मतलब लास्ट लेक्चर है क्रैश कोर्स का पूरा। मैथ्स का आज जो है, आज जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ लास्ट ही लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं पूरा जो है जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सेट्स, रिलेशंस वगैरह, वो कवर करूँगा। तो ठीक है, जो है मैं जो है अच्छे तरीके से इसको ख़त्म कर पाया। पहला एक्सपीरियंस था तो कोई नहीं, और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला। पहली बार मैंने चैनल बनाया और मैं खुद अभी 1 साल पहले जेई का एग्ज़ाम दिया हूँ। मैं अभी मेरा सेकेंड ईयर अब की बात है, तो मतलब ठीक था जैसा था एक्सपीरियंस था। क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है इसलिए मैं शेयर किया। तो बहुत लोगों का सपोर्ट भी था उसमें, फ्रेंड्स का और फैमिली का। तो इसकी वजह से मैं जो है इसको कंप्लीट कर पा रहा हूँ आज। और नियरली 20 to 23 लेक्चर में मैंने पूरी मैथ्स कवर की, जेई की। तो जैसा भी हुआ ठीक हुआ, और जैसा भी पढ़ाया ठीक पढ़ाया। अपने तरीके से मैंने अपना 100% दिया, और वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे उसको देखते। ठीक है, तो थैंक यू। मैं सबको बोल रहा हूँ इस वीडियो में भी कि जो लोग मेरा साथ देते रहे लास्ट टाइम तक, और जिन्होंने मतलब मुझे जो है मोटिवेट करते रहे, सीधी बात है। ठीक है, कोई ना, लास्ट लेक्चर है, अभी देखेंगे। फिर उसके बाद तो अभी मेरी और वीडियोस आएंगी। मैंने पूरा अभी तो ये तो क्रैश कोर्स टाइप था, मैंने 23 लेक्चर में ख़त्म किया पूरी मैथ्स। अब मैं बनाऊँगा जो वीडियो, उसमें क्या होगा कि उसमें 10 मिनट का वीडियो बनाऊँगा। ये जब लोग बोलते थे कि 1 घंटे का लेक्चर तो बना रहा है, ऐसे कैसे करेगा, ऐसे कैसे चलेगा 1 घंटे का। बहुत लोगों ने बोला कि 1 घंटे का लेक्चर बहुत लंबा लेक्चर हो जा रहा है, कौन देखेगा। मैंने कहा जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको प्रिपरेशन करना होगा वो। ये तो मैं इसलिए बनाया। उसके बाद मैं बनाऊंगा, आप जो वीडियोस बनाऊंगा 10 मिनट के एक टॉपिक लेकर बनाऊंगा, मैथ्स की भी और फिजिक्स की भी, दोनों की बनाऊंगा। अभी तो मैं मैथ्स की बात किया। तो आपका जेई मेन का एग्ज़ाम भी है 4 दिन बाद, तो कोई ना, उसकी मैं 3 दिन की स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे मैथ्स आपको तैयार करना है अभी। तो अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हुआ, यही मुझे खुशी है। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनको मैं दिल से थैंक यू बोलूँगा, बस और कुछ नहीं। आज का लेक्चर देखते हैं, आज का लेक्चर किस पे बेस्ड है। और थोड़ा आज नर्वसनेस भी है और थोड़ा खुशी भी है, दोनों चीज़ें हैं। कोई नहीं, होता है, तो ठीक है। अच्छा एक्सपीरियंस था, देखते हैं आज का लेक्चर। ठीक, देखो आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे ना, जितनी भी टॉपिक्स पे बात करेंगे, वो जेई मेन के एग्जाम में ध्यान देना, सिर्फ जेई मेन के टॉपिक हैं। और जेई मेन के एग्जाम में उनसे जो मैं जितनी आज के लेक्चर से 5 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। 5 नहीं तो मान के चलना 4, इतना तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैसे? मैं बात करूंगा सेक्स की, मैं बात करूंगा रिलेशन की, फिर मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, इसी में बात करूंगा मैं हाइट एंड डिस्टेंस। फिर मैं यही हमारा एक टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, फिर बात करूंगा किसकी? मैथमेटिकल रीजनिंग। फिर इसी में मैं चौथा टॉपिक लूंगा, मैथमेटिकल इंडक्शन। अरे यार चिल्लाओ मत भाई, अरे ओए, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, और इसी में मैं लास्ट बात करूंगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फैक्ट्स, रिलेशंस की, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, स्टैटिस्टिक्स, और छठवां है लॉगरिथम। बात क्लियर हुई क्या? ये 6 टॉपिक में से 4 क्वेश्चन तो वो जनरल पूछेगा ही। और ध्यान देना है, जेईई मेन के एग्जाम से आप 4 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो 4 क्वेश्चन मतलब 4 4 जा 16 नंबर।
16 में से अगर आप 16 कवर कर लेते हो, ये ऐसे टॉपिक्स है जिनमें फुल में से फुल क्लियर हो सकता है मामला, ठीक है ना। सेट्स रिलेशन भी आप कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस भी ये पहले ही पढ़ चुका है, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस 9 से पढ़ रहे हो। मैथमेटिकल और सब एकदम छोटे क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन छोटा है, स्टैटिस्टिक्स अच्छा है, लॉगरिथम बात ठीक है ना, कुछ है ना इसमें, वही मैं आज लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं पहले सेट्स पर, रिलेशंस का, ठीक है, चलते हैं। देखो क्या होता है सेट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय। सेट्स क्या है, ध्यान देना, इसकी डिफिनीशन बोलती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, a well defined collection of object is called sets। बात समझ में आई? सेट क्या है, समुच्चय क्या है, किन्हीं वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। A well defined collection of objects is called set। मतलब, और ध्यान देना इसी में छोड़ दो, आप तो इसको पढ़े हुए हो समुच्चय, अभी मैंने पूरा जितना फंक्शन पढ़ाया समुच्चय, ये इसलिए मैं बड़े आपको बता रहा हूँ, ये आप पढ़े हुए हो, इसलिए मैं कुछ इस पे ज्यादा नहीं बता। समुच्चय को जानते हो, कर्ली ब्रैकेट में मैंने कहा उसके एलिमेंट ए बी सी है, ये समुच्चय को दिखाने का तरीका होता है। इसमें मैं बात करता हूँ सबसेट की, सबके सबसेट क्या होता है, इन्हीं का समुच्चयों का, किसी भी समुच्चय का सबसेट क्या होता है, मतलब उसके एलिमेंट, मैंने कहा कि जैसे ए बी इस समुच्चय में है तो ये समुच्चय बी है, मैंने कहा तो ये समुच्चय इस समुच्चय का क्या है, सबसेट। मैं बोलूं कि मैंने कहा कि स्कूल है, स्कूल में क्लासेस हैं, तो स्कूल मैंने कहा एक सेट है, तुम्हें क्लास क्या है, सबसेट है। बात क्लियर हुई क्या? ये मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, ये आपको मालूम है। नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 टू पावर n। n क्या है, एलिमेंट्स है किसी सेट में उपस्थित जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये होता है किसी समुच्चय और सबसेट। तो इसमें मैं बात नहीं करूंगा, डिफरेंट टाइप के सेट होते हैं, उनकी बात मैं नहीं करने वाला, ठीक है, वो आप खुद पढ़ो। जितने नल सेट है, अलग अलग सेट है, जितने भी आपके सेट है, मैं कुछ नहीं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इसके मेन फैक्टर बताया। मेन प्रॉब्लम पे आऊंगा कि सेट से प्रॉब्लम कहाँ पूछता है। सेट से प्रॉब्लम पूछता है वो सिर्फ सेट से आज तक जे मेन का एक ही प्रॉब्लम है, या तो उसकी प्रॉपर्टी पे आएगा, जितनी प्रॉपर्टी है मैं इमेज में डाल दूंगा, ठीक है, वो देख लेना। जैसे लेक्चर इसका सेट का खत्म होगा वैसे मैं डालूंगा, ठीक है। ऐसे रिलेशन का खत्म होगा, रिलेशन की प्रॉपर्टी डालूंगा, ठीक है। तो बात क्या बोलता है, क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है कि मैथमेटिक्स में इतने बच्चे हुए, इतने बच्चे फिजिक्स में हुए, इतने, तो उनको आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन को आप जो है जेईई मेंस के एग्जाम में वेन डायग्राम से सॉल्व करोगे। सेट के क्वेश्चन को अगर उसने दिया हुआ है, जहां पे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब आपको पता है, ए बी, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, वैसे लेके सॉल्व करना है। मैंने कहा कि मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है जो फिजिक्स का है और एक स्टूडेंट बी है जो मैथ्स का है। बोला कि बी मैथ्स है, ए जो है हमारा फिजिक्स है। मुझे बोला गया कि ए में इतने लड़के पास हुए, ए में इतने लड़के पास हुए, एन मैंने कहा, एम कहा, और जो ए और बी दोनों मिला के पास हुए, ए और बी के, और फिजिक्स और मैथ्स में जो मिला के पास हुए वो कॉमन हुए। तो मुझसे बोला गया वेन डायग्राम कैसे बनता है, तो पहले हम ए बनाएंगे, फिर अगर उसमें कॉमन भी है तो इससे रिलेट भी करेंगे, बी बनाएंगे। अगर ए के जितने हैं, अगर ए में है तो ए में एलिमेंट मैं भर दूंगा, बी में है तो बी में भी भर दूंगा। अब मुझे पर्टिकुलरली ए की बात किया तो ए की बात मैं करूंगा, मैंने 50 कहा, मैंने बी की कहा 40 कहा। ध्यान देना उसने क्या बोला है, ये टोटल 50 और 40 है ए और बी का, ये टोटल है 50-40, लेकिन उसने बोला कुछ कॉमन भी है 15, तो 15 कॉमन है तो मतलब बी का, ये 15 कॉमन तो बी में भी है, तो 50 इसमें था, तो 50 के इस कॉमन को छोड़कर कितना पोर्शन बचा, 50 माइनस 15 मतलब 35, अगर 40 माइनस 15, यहाँ से 40 माइनस 15 किया कितना बचा, 25। तो ये इसका अलग अलग पोर्शन हुआ, यही देखना पड़ता है सेट में। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। प्रॉपर्टीज होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज में डालूंगा,
तो देखो आप एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ अलग है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जितने भी लॉ हैं उनको देखो आप सेट के, और यही होता है सेट से, यही से क्वेश्चन पूछा होता है और कुछ नहीं। बात करते हैं रिलेशन, ये है सेट की पूरी डिफरेंस। यही सेट की कहां से क्या पूछता है ये मैं आपको इसलिए बता दिया, कुछ और नहीं पूछता जी मींस में सेट से। कभी आता है क्वेश्चन, कभी नहीं आता है। ठीक, चलते हैं रिलेशंस में। देखो रिलेशंस की बात मैंने फंक्शन में कर ली है। रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध। ठीक है, जैसे किसी भी दो आपके ह्यूमन बीइंग हो तो आप में संबंध होता है, तो वो संबंधी समझो। तो संबंध क्या होता है? यही रिलेशन। मैंने कहा कि सेट ए है कोई और सेट बी है, मुझे इन दोनों के बीच रिलेशन एक बनाना है। तो सबसे पहले मैं इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं। क्या निकालता हूं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या होता है? ए क्रॉस बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी। मैंने कहा सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो और जो A होगा B होगा, यही A क्रॉस B जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन जिस दशा, ये रिलेशन जो होगा उसी A क्रॉस B का क्या होगा? सबसेट। जैसे मैं पूछूं कि A क्रॉस B इस सेट में क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा एक A1 आएगा, दूसरा B1 आएगा, C1 आएगा, A2 आएगा, B2 आएगा, C2 आएगा और C3 आएगा, B2 आएगा, C2 आएगा, A3 आएगा, B3 आएगा और C3 आएगा। चलो मैंने ये कहा। अब इसमें क्या है? ए यही तो दिखा रहा है ना कि सेट ए सेट बी से किस तरह से रिलेटेड है, A1 से, उसके एलिमेंट्स किस तरह से रिलेटेड है, A1 से रिलेटेड है, B2 से रिलेटेड है, C2 से रिलेटेड है, B1 से रिलेटेड है, C1 से, इसी का सबसेट वही रिलेशन बोलता है। मैंने कहा A1 B1 C3, तो क्या बोल दिया? इसी का सबसेट ही तो है ना, ये इसी सेट का सबसेट ही तो है ना, ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, वही तो रिलेट कर रहा है। तो यही हमारा क्या होता है? रिलेशन। मैं अलग अलग टाइप की रिलेशन की बात करता हूं, यहाँ पर 8 प्रकार की रिलेशन की बात करता हूं। जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है उनकी भी बात करता हूं, उनको भी बताऊंगा। ठीक है, आप रिलेशंस के प्रकार देखो, रिलेशंस के कितने भी टाइप्स हैं उनको देखो, वो इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम के फैक्टर से। पूछता उनसे क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है कभी कभी, इससे वैसे पूछता नहीं है, पूछता है इनके टाइप से। तो रिलेशन की टाइप की बात करता हूँ, तो जो मैं फर्स्ट रिलेशन मैं इनकी अगर मैं रिलेशंस के टाइप की बात करूँ, ये क्लियर हो गया, इसे मैं हटा दूँ। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ रिलेशंस की टाइप्स ऑफ। ठीक है, देखो मैं सबसे पहली बात करता हूं वाइड रिलेशन। कोई मुझसे पूछा वाइड रिलेशन क्या है, तो क्या होता है? मैंने कहा मेरे पास कोई सेट ए है, सेट ए है हमारे पास, सेट ए का खुद ए से रिलेट किया मैंने कहा सेट ए है मेरे पास, A इज इक्वल टू ABC, या कुछ भी है सेट ए, तो वाइड रिलेशन क्या होता है? कुछ भी मैंने सेट ए लिया, अगर मैं सेट ए से सेट को रिलेट करूंगा, रिलेशन निकालूंगा, तो पहले मैं A क्रॉस A निकालूंगा, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद उनका क्या करूंगा? इसको निकालने के बाद अगर जो है वाइड रिलेशन क्या बोलते हैं? अगर कोई रिलेशन A क्रॉस A से बिलोंग, मतलब वाइड रिलेशन क्या है? अगर कोई रिलेशन A और A के बीच में नहीं मिलता है तो दैट इज कॉल्ड वाइड रिलेशन। फाइव कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड वाइड रिलेशन, और इसे ही बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन। इंपॉर्टेंट नहीं है बट जानो। क्लियर हो गई बात? वाइड रिलेशन क्लियर। अब मैं दूसरी बात करता हूं। दूसरी बात क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ये तो मैंने वाइड की बात की, मैंने फिर कहा सेट ए है हमारे पास कोई, सेट ए का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A निकाला, तो यूनिवर्सल रिलेशन ये बोलता है
पूरे एलिमेंट अगर इस रिलेशन को दर्शाते हैं, कोई रिलेशन ऐसा है जो ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल, दैट इज कॉल्ड इन यूनिवर्सल रिलेशन। पूरे एलिमेंट्स कोई ना कोई तरीके से रिलेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। क्लियर हो गई बात? वाइड और यूनिवर्सल क्लियर हो गई। ठीक है, चलते हैं तीसरे करता हूं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है आइडेंटिटी? देखो, आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है, मैंने कहा कोई सेट ए मेरे पास है और सेट ए का एलिमेंट ए बी सी कुछ भी है, मैंने कहा इसके पास ए बी सी 3 एलिमेंट है। क्लियर हो गई बात? और अगर ये सेट ए के एलिमेंट ए बी सी है, अगर इन तीनों एलिमेंट में से कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, मतलब मैंने कहा ए हो, बी बी हो, सी सी हो, खुद से रिलेटेड हो, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। खुद से रिलेटेड होते हैं वो जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, तो वो कहलाता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हो गया आइडेंटिटी? ठीक, अब मैं और बात करता हूं। यहां देखो, चौथे की बात कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां सेट ए दिया हुआ है ए बी सी, इसमें का कोई एलिमेंट अगर अपने आप से रिलेटेड हो, सिंगल एलिमेंट भी अगर अपने आप से रिलेटेड होता है उस रिलेशन में, तो वो कहलाता है रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान देना, सभी आइडेंटिटी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट एक अपने आप से कनेक्टेड है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। लेकिन आइडेंटिटी में ये बाउंडेशन है कि उसके सभी एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूं आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं। क्लियर हुई? रिफ्लेक्सिव की बात भी क्लियर हुई। चलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या? मैंने कहा कि मेरे पास कोई रिलेशन ए बी है, मेरे पास कोई रिलेशन ए बी है किसी सेट, उस रिलेशन के सेट में ए बी है, अगर उसी में इसका डोमेन अलग और रेंज अलग, डोमेन तो बता चुका हूं ना, वो समझ लेना, वही रिलेशन फंक्शन में मैंने बता चुका है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं। अगर ए बी है, ए बी से रिलेटेड है, तो बी ए से रिलेटेड, दोनों अगर मौजूद हैं तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ए बी भी मौजूद है और बी ए दोनों मौजूद हैं, तब हमारा वो रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो गई बात इतनी? मतलब ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, दोनों मौजूद होने चाहिए। क्लियर हो गई बात इतनी? अब मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है, मैंने कहा अगर ए जो है बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, ध्यान देना, ये बोलता है कि हमारे पास कोई दो रिलेशन उसमें किसी सेट में उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद है, जहां पे ए बी से रिलेटेड और बी से सी से रिलेटेड है, अगर उसी में ए और ए सी से भी, क्योंकि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड तो जाहिर सी बात है ए सी से भी रिलेटेड होगा, अगर वहीं पर ए सी से भी रिलेटेड मौजूद है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। वो जो रिलेशन का फॉर्म होगा, वो जो सेट होगा, वो कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी से रिलेटेड, बी सी से रिलेटेड और उसी में मौजूद है ए सी से रिलेटेड, तब वही कहलाता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया बात? वाइड क्लियर, यूनिवर्सल क्लियर, आइडेंटिटी क्लियर, रिफ्लेक्सिव क्लियर, सिमेट्रिक क्लियर, ट्रांजिटिव क्लियर। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, ये तो क्लियर हो गया ना, यहां बात, यही बात करता हूं मैं किसकी? एंटी सिमेट्रिक। साथ में एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? मैंने कहा ए बी कोई रिलेशन है जो आर से रिलेटेड है, उस रिलेशन से रिलेटेड है, और बी ए कोई रिलेशन है जो आर से रिलेटेड है। ए बी रिलेशन आर से रिलेटेड है, बी ए रिलेशन आर से रिलेटेड है। अगर एक्चुअली में ए इज इक्वल टू बी हो जाता है उस रिलेशन में, मतलब ये दोनों अगर मौजूद होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आई क्या? ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं बात करता हूं लास्ट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन।
ध्यान देना, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होता है, तीनों होता है, तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। बस, ठीक है, यही 8 रिलेशन थे। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैंने पहले व्हाइट की बात की, व्हाइट को समझाया, यूनिवर्सल की बात की, यूनिवर्सल को समझाया, आइडेंटिटी की बात की, आइडेंटिटी को समझाया, रिफ्लेक्सिव को बताया, रिफ्लेक्सिव को समझाया, सिमेट्रिक बताया, ट्रांजिटिव बताया, एंटी सिमेट्रिक बताया, इक्विवेलेंस। ये रिलेशन के टाइप थे। क्वेश्चन यहां से पुट अप हो सकता है, ये रिलेशन कहां से क्या कनेक्टेड है, कौन सा रिलेशन है, ऐसा पूछ सकता है ऑप्शन में। ठीक, तो मैं रिलेशन की भी कहानी खत्म हो गया। अब मैं बात करूंगा मैथमेटिकल इंडक्शन की। किसकी बात करूंगा? मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, चलते हैं। सेट्स रिलेशन क्लियर हो गया। इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेट्स रिलेशन मिला, ठीक है। चलते हैं दूसरे टॉपिक पे जो हम पढ़ेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर, देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूछता नहीं है। अगर इसमें पूछ गया तो इससे इजी क्वेश्चन कोई आने वाला है नहीं। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? कुछ नहीं, बोलता है कि अगर मैंने कहा कि कोई मुझे सीरीज को चेक करना है या कुछ भी चेक करना है, मैंने कहा कि मेरे पास अगर e टू पावर x की सीरीज है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास दिया हुआ है। मतलब एक्स टू पावर लास्ट में एक्स टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है, ये दिया हुआ है। मान लो डॉट डॉट गया, वो नहीं क्या इसको डिफाइन, ठीक है, ये दिया है 2 पावर x का। तो ये बोलता क्या है? सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले इसको हम चेक कैसे करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन को। मैथमेटिकल इंडक्शन में सिर्फ एक ही चीज है, उसी को देखना होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन में ये होता है कि सबसे पहले मैं उसको किसी के फॉर्म में या कुछ नहीं, चलो पहले मैं उसको e टू पावर 1 पे चेक करूंगा। पहले मैं किस पे चेक करूंगा? k की वैल्यू में पहले क्या करूंगा? 1 रखकर चेक करूंगा। 1 रख के चेक करता हूं, अगर मुझे ये वैल्यू मिलती है तब मैं बोलूंगा कि क्या है, वो वैल्यू फिक्स है। मैंने कहा 1 रखा तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, जितना गया गया, मुझे उससे मतलब नहीं। मैंने कहा k इज इक्वल टू, फिर उसके बाद ध्यान देना, ये मतलब बोल क्या रहा है, मैंने एक तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो इधर, यहां पे नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा कोई फंक्शन मेरे पास fx है और fx इज इक्वल टू, मैंने बोला कि मेरे पास x स्क्वायर माइनस x है। तो सबसे पहले मैं उस फंक्शन को, अगर fx इज इक्वल टू f1 पर मैंने कहा वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। पहले हम 1 पर चेक करते हैं। k इज इक्वल टू, x को क्या कर देते हैं, k में रिप्लेस करते हैं, k इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। फिर k इज इक्वल, x इज इक्वल टू k पे, x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। फिर x इक्वल टू 1 से 1 पे चेक करते हैं। 1 पे क्लियर है तो x इक्वल टू k पर चेक करेंगे। k पर चेक करेंगे तो हमें मिलेगी fk इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k। बात इतनी क्लियर हुई क्या? अब देखो उस सीरीज तक के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन पूछता नहीं है कभी, लेकिन मैं बता देता हूं। पहले हम किस पे, 1 पे, फिर k पर। अगर इन दोनों के लिए सेटिस्फाई है, मैं कह रहा हूं, बोलता क्या है, मैंने कहा कि कोई वैल्यू अगर 1 के लिए भी, मैंने कहा क्लियर है, मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू जो है 1 पर 0 आ रही है, और k पर भी k स्क्वायर, मैंने कहा k स्क्वायर माइनस k की वैल्यू क्या है, 0 आ रही है, या k की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ, और k की वैल्यू 1 भी आ रही है, ठीक है, चलो ठीक है। मैंने कहा ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो k प्लस 1 के लिए भी सेटिस्फाई करेंगे, यही दिखा दो। तो ये दैट इज, यही है फंडा मैथमेटिकल इंडक्शन का, कि 1 और k तो आपको आपने बोल दिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अगर k प्लस 1 के लिए भी सेटिस्फाई कर दे, मैंने कहा कि कोई वैल्यू, अगर कोई भी फंक्शन की वैल्यू मुझे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे 1 पर 1 मिल रही है, 2 पर 4 मिल रही है, तो मुझे 2 प्लस 1 मतलब 3 पर भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, इंटीजर वैल्यू मिलेगी, मतलब 3 3 9 मिलेगी। बात समझ, वही ये बोलता है कि 1 पर मिल रही है, k पर मिल रही है, k प्लस 1 पर भी मिलनी चाहिए। दैट इज द फंडा ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यही है मैथमेटिकल इंडक्शन, और कुछ नहीं। इसको बच्चे डायरेक्ट रख के देख लेते हैं। बच्चे डायरेक्ट, मतलब सीरीज दी हुई है, सीरीज में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कुछ नहीं करना होता है। k की वैल्यू पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ध्यान देना, किसी भी सीरीज में
आपको जो टर्म चाहिए उस टर्म पे आप वैल्यू जैसे ही रखते हो वो वैल्यू आपको देने लगता है। आपको लास्ट टर्म चाहिए, लास्ट टर्म की वैल्यू रखो, जो भी टर्म चाहिए वो टर्म आपको वैल्यू देगा। बात क्लियर हुई क्या? ये है मैथमेटिकल इंडक्शन का फंडा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं थोड़ा यही ट्रिग्नोमेट्री की और हाइट एंड डिस्टेंस। और कुछ नहीं है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री sin x cos x tan x cosec x cot x और sec x। फॉर्मूलाज y sin थीटा इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना है, कैसे करना है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। y sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, y sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, y सब कुछ होता है, y फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला भी बताने की जरूरत नहीं है। प्लेन में दिखाना और ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग जो है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग उसके sin x की अलग जो है डोमेन है, अलग रेंज है, वो सब आप देखो। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की बात करते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की बात करते हैं, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात की, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की बात करते हैं। साइन रूल होता है, कॉस रूल होता है, टेंजेंट रूल होता है, ठीक है, अलग अलग रूल होते हैं। तो अलग अलग की मैं बात वहां पे इसको भी बताऊंगा नहीं, सब मैं थियरी डालूंगा। साइन रूल, कॉस रूल, टेंजेंट रूल, ये सब मैं डाल दूंगा, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको आता है, इसको हमको बताने की जरूरत नहीं। साइन कॉस ये छोटी मोटी बातें, ये क्लास 9 से ही पढ़ रहे हो आप, कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, ये छोटी मोटी बातें इसलिए क्योंकि क्रैश कोर्स से यार क्रैश कोर्स की तरह पढ़ो ना यार, इसको कुछ भी नहीं बताना आपको, मुझे सीधे फंडा देखो, रो डोमेन देखो, रेंज देखो, काम खत्म। मैं डाल रहा हूँ, पिक्चर डाल दूंगा इसका, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी क्लियर, ठीक है, वही कुछ नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री में बात करता हूं मैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं, मुझसे बोला गया कि जैसे क्वेश्चन बोला गया एक खंबा खड़ा हुआ है, उसकी परछाई ये है, ये थीटा एंगल बन रहा है, इस थीटा की वैल्यू बताओ, ये एच है, उसकी परछाई एक्स मैंने ले लिया, तो वही फॉर्मूला सब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा, बस आपको उसकी लैंग्वेज देखना होगा, ध्यान देना ये कोण और ये कोण इक्वल होंगे, इससे उन्नयन उसको अनुमान जो बोला जाता है, ठीक है, वो मैं नहीं करता, ठीक है। तो यही tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा सब ट्रायंगल्स लॉ पे। सरकमफेरेंस क्या होता है, जितने भी मतलब सरकम सेंटर क्या होता है, यही सब, और कुछ नहीं, कुछ इन सेंटर क्या होता है, ये सब मैं अभी डाल रहा हूँ, ये सब पूरी थियरी डाल दे रहा हूँ, देख लेना, कुछ नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस भी क्लियर, क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, एक क्वेश्चन आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री पर, ठीक। तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर, और जो है मैथमेटिकल इंडक्शन, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा उस पर, लेकिन पढ़ के जाना है इसको, छोटे टॉपिक से, लेकिन पढ़ के जाना, पढ़ लेना, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे, इतने तैयारी कर रहे हो आईटी की तो कर लोगे, ठीक है। तो इसके मैं वो भी थियरी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, देखिए, ठीक है, देख लिया। तो फिर चलते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है लॉगरिथम, यही पे लॉगरिथम की बात करते हैं। लॉगरिथम की भी कुछ नहीं, वही लॉगरिथम की बेस ई है, ई है, बेस सेम है, 1 है, पूरी प्रॉपर्टी, पूरा फॉर्मूला बेस्ड इज लॉगरिथम भी। लॉग ए भी है, लॉग ए प्लस ए भी है, ए प्लस लॉग बी है, लॉग ए डॉट ए अपॉन भी है, लॉग ए माइनस लॉग भी है, लॉग जीरो की वैल्यू क्या होगी 1। अरे भाई कुछ नहीं है, इस पे भी फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला डालना हो, देखो ये देख लिया, पूरे फॉर्मूला बेस्ड है, यही फॉर्मूला पढ़ लो जो मैंने अभी डाला, पिक्चर में काम खत्म। क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, यहीं से पूछेगा। बात करूंगा मैं सिर्फ जो हमारे मेन टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स की, क्लियर, उसको देखते हैं, फिर ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। चलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का, क्लियर, आगे चलते हैं।
अब मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की। इसमें भी कुछ नहीं बात करना है क्वेश्चन, लेकिन इससे एक पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मीन की, फिर मैं बात करता हूं मीडियन की, फिर मैं बात करता हूं मोड की, फिर मैं बात करता हूं मीन डेविएशन की, फिर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन की, फिर मैं बात करता हूं वेरिएंस। यही आपके उसमें टॉपिक्स हैं। इनके बीच रिलेशन पूछते हैं, इनके बीच रिलेशन है तो पूछ लेगा कुछ भी। ध्यान देना, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को के डेटा को मुझे फाइंड करना। जैसे मैं बात करूं, मैं मीन की बात करता हूं तो ये आपने 8 में भी पढ़ा है, 9 में पढ़ा। मीन क्या होता है? मीन, किसी भी डेटा का मीन मुझे निकालना है तो उसके अलग अलग तरीके हैं। उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दे देता है, कभी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है तो फिर बारंबारता जिसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग निकाल। मैंने कहा मेरे पास x1 x2 x3 x8 टर्म है, मुझे इसका मीन चाहिए, तो मीन का फॉर्मूला मैंने मीन को ऐसे दिखाता हूं, x बार की वैल्यू होती है। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो x1 प्लस x2 डॉट 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 x8 अपॉन जितने टर्म है नंबर ऑफ टर्म, ये मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ x बार की फॉर्मूला तो xi, जहाँ i इज इक्वल टू 1 to 8 अपॉन 8 या 1 to n अपॉन n, जितने टर्म है, ये फॉर्मूला। मैंने कहा इसकी बारंबारता भी दे दी कि f फ्रीक्वेंसी से f1 f2 f3 f4 फ्रीक्वेंसी से चलना है डेटा के अकॉर्डिंग, तब मैं यहाँ x बार की वैल्यू हो जा रही है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n f i x i अपॉन i इज इक्वल टू 1 to n f। फ्रीक्वेंसी का प्लस, बात समझ में आई क्या? ये होता है जब फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो ये मीन का फॉर्मूला है। और मैं आपको फॉर्मूला स्क्रीन पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी। ये था मीन हमारा। बात करूं मैं मीडियन, यहाँ देखो मीडियन क्या, इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। मीडियन क्या होता है? देखो, मीडियन का मतलब उसका मध्य टर्म, मुझे बीच वाला टर्म चाहिए होता है। मीडियन, किसी भी चीज का मीडियन चाहिए होता है, किसी भी चीज का बीच वाला टर्म चाहिए होता है। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, मीडियन में मेरे पास 3 कंडीशन आती हैं। एक ग्रुप डेटा की आती है, एक अनग्रुप डेटा की आती है। बात क्लियर? ग्रुप डेटा में मिडिल टर्म क्या होता है? व्हेन एन इज ऑड, जब ऑड होगा, ऑड और इवन की कंडीशन बनती है, ऑड और इवन। ऑड होगा तो n+1 अपॉन 2 टर्म क्या होगा? मीडियन होगा ग्रुप डेटा में, ठीक है। जब मैं बता रहा हूं अनग्रुप डेटा, मतलब जो है उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इनटू जितने भी पार्ट आप ले उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा कि मुझे फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 ऐसे दी गई है, इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 1 की 1 होगी, 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 6 6 4, ऐसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चलती है। बात क्लियर होगी क्या? ये ऐसी है, बात क्लियर हुई? तो ये होता है। तो मैं अनग्रुप डेटा की बात करूं, तब वहां पे भी n, मैंने कहा n+1 अपॉन 2, जहां पे n किससे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, n+1 अपॉन 2 टर्म क्या होता है हमारा? अनग्रुप डेटा में होता है। यहाँ पर n+1 अपॉन 2 टर्म होता है। मतलब जैसे मैंने कहा ऑड क्या है मेरे पास, मैंने कहा 1 2 3 4 5 है, ये ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमारा ऑड है। मैंने कहा इसकी मीडियन क्या होगी? तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 6 अपॉन 2, 2 3 जा, 5 + 1 6 अपॉन 2, 2 3 जाती है 6 3। थर्ड टर्म इसका क्या होगा? इसका मीडियन होगा, 3 इसका मीडियन होगा। ये होता है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। बात क्लियर हुई क्या इतनी? अब मैं बात करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसकी मैं अलग बात करूंगा, इसमें सेम ही होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्रुप डेटा में, जब इवन नंबर होता, इवन नंबर हो तो मेरे पास 2 मीडियन आते हैं। कितने मीडियन आते हैं? तो पहला होता है n/2 टर्म, वो भी मीडियन होता है, और दूसरा n/2 + 1 टर्म। ऐसे यहाँ पर भी n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म जो होते हैं वो मीडियन होते हैं। मैंने कहा मेरे पास ये लो 6 है, मेरे पास अब कितने इवन नंबर है? 1 2 3 4 5 6,
6 है तो मेरे पास इवन नंबर है, तो सबसे पहला क्या होगा n/2 टर्म, मतलब 6/2 मतलब थर्ड टर्म भी इसका मीडियन है। n+2 दो मीडियन होंगे, n+2 + 1 अपान टर्म, मतलब 4 टर्म भी क्या होगा इसका मीडियन, मतलब इसके दो मीडियन होंगे 3 और 4 या 1 2। मीडियन का मतलब मिडिल टर्म्स, जो मिडिल टर्म है वही मीडियन, ऐसे इसके। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, देखो वो मिलता है L + n/2 - f कैपिटल Fi अपॉन f × h। ये क्या होगा, जहां पे L क्या है, मैंने कहा मुझे 20 to 30 चाहिए, तो L इसकी क्या है 20 to 30 दिया हुआ है, इसके बीच में मुझे इसके मीडियन चाहिए, ये x की वैल्यू दी रहेगी, आपको ऐसी वैल्यू दी है 20 to 30, तो L क्या है लोअर लिमिट है, मतलब 20। बात क्लियर। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें टर्म्स है, ये तो n की वैल्यू मुझे बतानी, L मालूम हो जाए लोअर लिमिट है, n मुझे मालूम है, f क्या है कैपिटल है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये कैपिटल F है, और ये स्मॉल f क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है जो दी। कुमुलेटिव कैपिटल F क्या है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्मॉल f क्या है फ्रीक्वेंसी, और h क्या है, h इन्हीं का डिफरेंस है, 30 में से 20 गया कितना बचा 10, h क्या है। बात क्लियर हो, ये होता है किसी भी मीडियन को निकालने का फॉर्मूला, जब ऐसा कुछ अनग्रुप डेटा ग्रुप ट्री डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन L + n/2 - f अपॉन f कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इनटू h। क्लियर। L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द जो हमें दी हुई है लिमिट 20, जैसे यहाँ पे दिया होता है n क्या है वो जितने भी नंबर है, ठीक है, f कैपिटल F क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्मॉल f फ्रीक्वेंसी, एंड h क्या है उनके बीच की जितनी भी लिमिट की डिफरेंस है, तो 30 - 20। क्लियर। ये था हमारा मीडियन की पूरी कहानी। मैं बात करता हूँ मोड की। मोड क्या होता है मोड, बात मान लो कुछ नहीं होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। मुझे टर्म दिया हुआ है 1 जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 दिया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, 3 दिया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 19 है, और 4 दिया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो मुझसे पूछा कि इसका मोड क्या है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 3 इसका मोड है। यही बहुलक इसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वही होता है हमारा। अब मैं रिलेशन की बात करता हूँ, मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, कौन होता है मोड से लेकर हम रिलेट करते हैं, इनके बीच रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड जो होता है वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर हो गई बात, ये है इनके बीच रिलेशन होता है मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और जितने भी प्रॉपर्टीज फॉर्मूले हैं मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। क्लियर, ठीक है, लास्ट में आपको डाल दूंगा या अभी डाल दूंगा जब मैं स्क्रीन में डाल या अभी डाल देना देखो। ठीक, ये थी हमारी इसकी। अब मैं बात करता हूँ मीन डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की और वेरिएंस की। ठीक है, क्या होता है मीन डेविएशन, मीन मीडियन और मोड। क्लियर, आगे चलते हैं। मीन डेविएशन की बात करता हूँ। मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन निकलता किसका किसका है, मीन मीडियन और मोड किसी का निकल सकता है। ध्यान देना, कोई भी टर्म दिया है तो उसका मीन डेविएशन फॉर्मूला क्या होता है किसी भी मीन डेविएशन का, वो होता है I is equal to 1 to n xi mod of xi minus a upon n। कब, जब अनग्रुप डेटा दिए हुए, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है तब के। बात समझ रहे हो, ठीक है, अनग्रुप डेटा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है तब ये फार्मूला होता है। ए क्या है, मीन मीडियन मोड। इन तीनों में से एक, इन तीनों में से उस जो भी क्वेश्चन दिया होगा, मीन निकाले मीडियन निकाले मोड, इन तीनों में से कोई वैल्यू आती होगी, एक ही वैल्यू होगी। मीन भी होगा, मीडियन भी होगा, मोड भी होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। एन क्या है, नंबर ऑफ जितने भी टर्म्स हैं xi में से i डिवाइडेड बाय n जितने हैं वही n की वैल्यू। ठीक है, ये होता है मीन डेविएशन का जब अनग्रुप डेटा है। जब फ्रीक्वेंसी की बात करो, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मीन डेविएशन होता है समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 इनटू n fi mod of xi minus a अपॉन समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n fi, या इसी को मैं बोलता हूँ n। ठीक है, इसी को क्या बोलता हूँ मैं, n। n की वैल्यू ध्यान दें, जहां कैपिटल n है, कैपिटल n क्या होता है, i इज इक्वल टू 1 टू n। जो अभी मैं मीडियन की बात किया था ना, तो i इज इक्वल टू 1 टू n fi, ये होता है n की वैल्यू। ये ध्यान दिए रहना, अभी मैंने मीडियन की बात की तो यहाँ कैपिटल n लिया था, n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म,
n प्लस n अपॉन 2 टर्म n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। मैंने मीडियम में बात किया था ना फॉर ग्रुप डेटा के लिए, तो वो होता है, ठीक है, अनग्रुप ग्रुप डेटा के लिए जैसी बात की। बात समझ में आई क्या? ये होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इतनी बात क्लियर हुई? ये होता है हमारा मीन डेविएशन। अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या? एसडी। देखो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस पर डिपेंड करता है। मतलब एसडी इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ वेरिएंस। मतलब अगर मैंने कहा एफटी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वेरिएंस प्लस में एफडी इज इक्वल टू एफडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? वेरिएंस। क्लियर? ठीक है, तो अब मैं वेरिएंस का फॉर्मूला निकालूंगा, ठीक है। मीन डेविएशन क्लियर हुआ? यहां देखो वेरिएंस देखते हैं, तो वेरिएंस का फॉर्मूला देखते हैं। देखो वेरिएंस का मैंने कहा सिग्मा, इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसका जो होता है, इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है रूट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन n फॉर एक्स बार का क्या, ठीक है, एक्स बार का होल पर क्या आता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है? हमारे पास मीन है, मीडियन मोड, जो भी है हमारा, जो भी दिया हुआ है वो होता है एक्स बार, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। इसी को मैं लिखता हूँ एक और, यही से अगर मैं सिग्मा डी स्क्वायर निकालना चाहूँ तो डी जहां पे मैं लिख लूँ एक्स आई माइनस ए, डी की वैल्यू क्या है? एक्स आई माइनस ए, ठीक है, ये मैंने पहले बताया डी की वैल्यू। अगर सिग्मा डी का स्क्वायर निकालना चाहो तो वो हमें फॉर्मूला मिलता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n या समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई अपॉन n का होल स्क्वायर, जहां डी आई इज इक्वल टू क्या है? एक्स आई माइनस ए। अगर मुझे ऐसा डी निकालना है जब ए हमारा कोई ग्रुप डेटा दिया हुआ है, एक मतलब ग्रुप अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, तब कोई ए टर्म दिया हुआ है तब मैं उसे निकालूं, जब वो नहीं दिया हुआ है तब मैं ऐसे निकालूंगा, ठीक है। ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा। मैं ग्रुप डेटा मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो वो ये आ जाता है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, यहीं पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई, जिसे हम n भी बोलते। बात क्लियर है? जब मैं उसको सिग्मा डी निकालता हूं वहां पे सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू फॉर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ठीक है, ये अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आती है n एफ आई डी आई का होल स्क्वायर अपॉन वाई कैपिटल n की वैल्यू, कैपिटल n की वैल्यू क्या है? सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। ये कैपिटल n एफ है, फ्रीक्वेंसी की समेशन है पूरा, ये कैपिटल n को इसे यहां लिख रहा हूं माइनस, ठीक है, सिग्मा डी की स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन n का होल स्क्वायर, सॉरी एफ आई डी आई अपॉन n का आई टू 1 to n एफ आई डी आई अपॉन n का होल स्क्वायर, ये ठीक है। ये होता है वेरिएंस हमारा। बात क्लियर हुई? यहाँ वेरिएंस निकालने के बाद हम सीधे यहाँ पे एफ डी इक्वल टू वेरिएंस, क्लियर हो गई बात इतनी? ये होता है। ये यहाँ से क्या हो, यहाँ से जब मैं अनग्रुप डेटा के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई इक्वल टू n जो है n जो है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, वहाँ से सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू तो डी आई स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ डी आई अपॉन n का होल स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पे बात की जब फ्रीक्वेंसी हो तो एफ आई वाई फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन है, और जो बाद में नीचे जो समेशन लेना है फ्रीक्वेंसी का लेना है, फिर वहाँ पे भी ये भी ठीक है। ये थी हमारी वेरिएंस की बात। अब मैं बात करता हूँ एफ डी की, तो एफ डी क्या होता है? इसी का स्क्वायर होता है, सॉरी एफ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? वेरिएंस, ठीक है, ठीक है। मैं जो है कोफिशिएंट ऑफ एफ डी की बात कर लूँ, कोफिशिएंट ऑफ एफ डी क्या होता है? तो होता है सिग्मा अपॉन एक्स, ये ठीक है, ये एफ डी का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, जो परसेंटेज में आएगा वो सिग्मा अपॉन एक्स इंटू 100 होगा, ठीक है। ये होता है छोटी मोटी। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसकी? वेरिएंस की, फिर उसके बाद एक स्टैटिक्स क्लियर, ठीक। क्या उसमें क्लियर मतलब कुछ उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3 बार, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज की बात, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, उसको देख। ठीक, वैल्यू क्या मिलती है? अगर मैं कंबाइंड की बात करूंगा, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू मिलती है n1, जो हमें n1 टर्म दिया है सिग्मा 1 के साथ। कंबाइंड की बात करूँ, सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2
प्लस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर और x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। ये होता है कंबाइंड प्रॉपर्टी निकालने के बाद। सब बताएं आपको n1 क्या है, जितने टर्म दिए हुए, सिग्मा 1 क्या वेरिएंस है, सिग्मा 2 क्या सेकंड वेरिएंस है, n1 n2 आपको बताए, x1 बार क्या है जो मीन दिया हुआ है फर्स्ट का, x2 बार क्या दिया है जो मोड दिया हो, मीन मोड दिया है, जितने भी प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं ये आपको ये कंबाइंड प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर दी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बात करें, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। वैसे भी मैं ये स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ इसको पूरे स्टैटिक्स की जितनी भी चीजें थी वो आपके स्क्रीन पे, ठीक है, वो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। देखो क्लियर, देख लिया तो बात यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्लियर। बात करता हूँ मैं मैथमेटिकल रीजनिंग की, उसके बाद मैं पूरा लेक्चर खत्म करता हूँ, मतलब पूरी मैथ्स खत्म करता हूँ, ठीक, देखते हैं। करूंगा मैथमेटिकल रीजनिंग। कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है, वही स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट क्या होता है, कथन बोल दिया वही कथन है। ये फालतू की चीजें जितनी है मैं सब स्किप कर रहा हूँ, डाल दूंगा, जिसको पढ़ना हो पढ़। ये देखो डाल दिया, देख लिया, ये फालतू की चीजें पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन चीजें जहाँ से क्वेश्चन पुट होता है मैं वो उस पर चलता हूँ और वो बताता हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग में होता क्या, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है ये नहीं, कोई सही कब गलत है कब गलत है ये आप जानो, ठीक। कथन है यार, इसको तो खुद से सोचो, ठीक है। तो स्टेटमेंट है क्या है कैसा है, जो इस पे फॉर्मूला होता है ट्रूथ टेबल एंड और जैसा है इसका वो मैं बताता हूँ, ठीक। देखो अब मैं बात करते चलूंगा, जो सबसे पहला टर्म इसमें आता है वो आता है एंड और, ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ठीक है। इसके ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या होता है, ये बोलता है कि जब दोनों ट्रू हो तभी ये ट्रू होता है। जब दोनों कंडीशन ट्रू, मुझे दो कंडीशन दी हुई है, अगर दो कंडीशन दोनों ट्रू होती हैं तभी मैं ट्रू हूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स हूंगा। मतलब मैंने अगर कहा एक कंडीशन ए है एक कंडीशन बी है, तो ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी, बात समझ रहे हो, ये ध्यान देना इसका ट्रूथ। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले ये बनाओ कि इसकी जो है आप ट्रूथ टेबल बनाना चाहो। ट्रूथ टेबल बना के आप पूरा, अगर ट्रूथ टेबल बना रहे हो पूरा कहानी मैथमेटिकल रीजनिंग का ट्रूथ टेबल पे है, अगर ये बना ले रहे हो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना, कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने कहा ए की वैल्यू मैंने टी लिया, टी लिया, टी लिया, एफ लिया, एफ लिया, टी लिया और एफ लिया, एफ, चार कंडीशन बन सकती है। दो वैल्यू है तो चार करने 2 टू पावर एन कंडीशन बनती है, 2 टू पावर 2 4, तो तीन होते ए बी सी होता तो 2 टू पावर 3 8 कंडीशन। कह रहे जब दोनों ट्रू है तभी मैं ट्रू हूँ, अदरवाइज मैं क्या हूँ, ये है एंड की कंडीशन, ठीक है। इसे बोला जाता है कंजंक्शन। अब मैं बात करता हूं दूसरा, और जिसे ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू ये बोलता है कि जब तुम फॉल्स हो, तो मतलब दोनों फॉल्स हैं, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी मैं फॉल्स हूंगा, अदरवाइज सभी कंडीशन में मैं ट्रू हूंगा। ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव रहता है, मतलब इसमें भी मेरे पास अगर मैंने कहा दो कंडीशन है ए बी, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। कह रहा है जब दोनों फॉल्स हैं तभी मैं फॉल्स हूं, अदरवाइज मैं ट्रू। बात क्लियर हुई क्या। अब मैं बात करता हूं निगेशन की। मैंने कहा मेरे पास ए कोई है कंडीशन है, इसका निगेशन को हम दर्शाते हैं ये डॉट और सिग्मा के बार ऐसे, ठीक है। तो इसे ऐसे दर्शाते हैं, तो मैं इसके लिए क्या किया, एक कंडीशन है तो एक करे 2 टू पावर 1, 2 कंडीशन है, या तो ट्रू हो गया या तो फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया फॉल्स हो गया। तो बार ए की निगेशन ए की वैल्यू क्या होगी, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है ट्रू। ये इसकी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक सिंपल वाइज देखते चले जाओ। ट्रूथ टेबल अगर आपको बनाना आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कंडीशनल। कंडीशनल क्या होता है, इफ P then Q,
अगर P एग्जिस्ट कर रहा है तो Q भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसकी भी दो कंडीशन है, P और Q ले लिया मैंने मेरे पास ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स बनेगा। तो क्या, तो हमें P डायरेक्ट Q की वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू है ट्रू, फॉल्स फॉल्स है ट्रू। लेकिन जब ट्रू फॉल्स देन ट्रू, जब ट्रू है तो फॉल्स कैसे, फॉल्स है तो ट्रू हो सकता है लेकिन ट्रू है तो फॉल्स कैसे हो सकता है, ठीक है। फॉल्स है तो हम ट्रू कर सकते हैं, ट्रू है तो फॉल्स कैसे कर सकते हैं, तो यही होता है, ये फॉल्स होता है। ये P, इफ इसका मतलब होता है इफ P देन Q, ठीक है, ये होता है। इफ ट्रू देन ट्रू, इफ ट्रू देन फॉल्स, नो, इफ फॉल्स देन ट्रू, या इफ फॉल्स देन फॉल्स, या, ये कंडीशन। बात करता हूं मैं जिसे दोनों तरफ होता है, इसकी वैल्यू एक्चुअली आती है P डायरेक्ट Q एंड Q डायरेक्ट P। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहां से इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, ये हो गए। Q की क्या होगी, Q की क्या होगी, अगर मैं Q को उल्टा कर दूं तो ये ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ट्रुथ टेबल क्या आ जाएगी, जब दोनों ट्रू होंगे, जब दोनों ट्रू होंगे तो दोनों ट्रू, तो जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी ट्रू, ये ट्रू तब ट्रू। बात समझ रहे हो ना। अगर मैं एंड की बात करूं तो ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, ये फॉल्स ये फॉल्स ये ट्रू। जब दोनों ट्रू होंगे तभी, या दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होंगे तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज किसी भी केस में अगर एक भी ट्रू होता है एक भी फॉल्स होता है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। मतलब अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहूं तो ये बनेगा P Q, अगर P ये Q की वैल्यू निकालना चाहूं, मैंने कहा ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। जब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होता है ट्रू है, अदरवाइज दोनों कंडीशन क्या है, ये इसकी ट्रुथ टेबल। इसका मतलब होता है एंड ओनली इफ, अगर इफ ट्रू है तभी ट्रू होगा, इफ फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स है तो ट्रू नहीं होगा। ये है इसकी कंडीशन, बाई कंडीशनल कंडीशन। ये थी पूरी किसकी, मैथमेटिकल रीजनिंग की कहानी। अब मैं इसी में बात करता हूँ टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन की, बस और कुछ नहीं, टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन और कुछ नहीं। जितनी प्रोपर्टीज फालतू की मैं डाल दे रहा हूँ उसको पढ़ लेना, इसको पढ़ना हो, ठीक। देखते हैं टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। ये कभी भी इसका क्वेश्चन आप किससे सॉल्व करो, ट्रुथ टेबल से, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप और किसी से सॉल्व, मैं बताऊंगा भी नहीं। और दूसरा चीज, ट्रुथ टेबल से ही सॉल्व करना, जी मेन में क्वेश्चन आ रहा है, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। चलते हैं टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन। अगर कोई कंडीशन ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ f, मतलब अगर पूरी कंडीशन मुझे ट्रू मिल रही है तो दैट इज द पॉइंट, ये टोटोलॉजी कहलाएगा। अगर मुझे पूरी कंडीशन फॉल्स मिल रही है तो दैट इज द पॉइंट कंडीशनल, सॉरी कंट्राडिक्शन कहलाएंगे, ठीक है। अगर पूरा ट्रू मिल रहा है तो टोटोलॉजी होगा, जिसे T से, स्मॉल t से डिनोट किया जाता है। अगर पूरा फॉल्स मिल रहा है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। यही होता है टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अगर तो पूरा ट्रू मिल रहा है, उसकी वैल्यू A और B A एंड B, कुछ भी वैल्यू, जिसकी वैल्यू अगर जो पूछा हुआ है, अगर पूरी वैल्यू मिल रही है ट्रू तो ट्रू टोटोलॉजी होगा, अगर फॉल्स मिल रही है तो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन की ये बात कर रहा हूं। ड्युअलिटी की, ड्युअलिटी क्या होता है, और का एंड का और, जिसको डालने के बाद आप क्या करो, चेंज हो जाए, खट से चेंज हो जाए। मतलब मेरा एंड का तो एंड में डाला, एंड में मैंने कहा कि मैं जैसे ही इसको ट्रू अलग कर दिया, ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में तुरंत चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, ट्रू को फॉल्स में चेंज करूंगा तो फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो था वही कंडीशन चेंज हो जाएगी, मतलब कंडीशन चेंज हो गई। दैट इज द ड्युअलिटी, बाय ड्युअलिटी ऑफ किसी भी चीज की कहलाती है, क्लियर। बात समझ रहे हो क्या। T की ड्युअलिटी क्या होगी, C होगी, C की ड्युअलिटी क्या होगी, T होगी, ठीक है। ये होती है ड्युअलिटी। यही थी पूरी मैथमेटिकल रीजनिंग की कहानी। क्वेश्चन कभी मैथमेटिकल रीजनिंग का किससे सॉल्व करना है आपको, ट्रुथ टेबल, ठीक है। पूरा मैथ्स मैंने खत्म कर दिया आज, पूरी मैथ्स क्लियर हो गई जेई की। पूरा क्रैश कोर्स मैंने बोला था 1 महीने का, मैंने सिर्फ 22 से 23 घंटे में पूरा मैथ्स खत्म कर दिया, ठीक है। मतलब एक दिन का प्रिपरेशन आप अगर अच्छे से करना चाहो, 23 घंटे, यार जेई की तैयारी कर रहे हो तो 23 घंटे तो जाग ही सकते हो ना एक रात। 23 घंटे जाकर आप पूरी वीडियो देखो, मैं गारंटी देता हूँ मैथ्स में से 30 में वो 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप गिरा के आओगे, ये मेरी गारंटी है आपकी।
अगर आप 23 वीडियो आप देख रहे हो, मेरे 23 वीडियो मैंने आपको बताया है ना, ये 23 वीडियो में से आप 23 वीडियो अगर आप पूरे देख के जा रहे हो तो 25 में से 20 गिरा के आओगे, ये मेरा दावा है आपसे। और 23 घंटे में और क्या चाहिए आपको? अगर मैथ्स के 23 में से 20 आप क्वेश्चन को गिरा दे रहे हो, लेकिन आप पहले से पढ़े हुए हो, तब थोड़ा बहुत आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। 25 में से 20 क्वेश्चन आप गिराने की क्षमता रखते हो मेरे वीडियोस देखने के बाद। ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा है, ध्यान देना, ठीक है। तो मैं 3 दिन की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आपको। मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही मतलब बहुत ही सुकून मिल रहा है आज कि सिलेबस कंप्लीट हो गया मैथ्स का। मैंने मैथ्स का जेई का सिलेबस खत्म कर दिया पूरा, सिर्फ 22 घंटे 23 घंटे में। कोई ना, मैं वो आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा 3 दिन में कैसे मैथ्स प्रिपेयर करना है आपको, सिर्फ वीडियो के साथ बने रहो, हो गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू। बाद में मिलेंगे स्ट्रेटजी के साथ, बाय।